प्रासंगिकता खोता संयुक्त राष्ट्र। जी हाँ, पश्चिमी एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष और रूस यूक्रेन जैसे युद्धों में न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, बल्कि भू राजनीतिक तनाव ने विश्व के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। ऊर्जा की कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है, बल्कि मुद्रा विनिमय दरों पर दबाव पड़ने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। आज हर देश, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, महंगाई, बेरोजगारी और धीमी आर्थिक वृद्धि जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। विश्व की बदलती भू राजनीतिक केवल राजनीतिक संतुलन को ही प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को भी गहराई से प्रभावित कर रही है। इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र ने यह अपेक्षा की कि वह विभिन्न देशों के बीच संवाद स्थापित कर संघर्षों को रोककर और कूटनीतिक समाधान निकालकर वैश्विक स्थिरता बनाए रखेगा। किंतु वास्तविकता यह है कि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा नहीं उतर पाया है। बड़े देशों के बीच बढ़ते अविश्वास, हितों के टकराव और शक्ति राजनीति के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे संस्था भी निर्णायक हस्तक्षेप करने में असमर्थ रही हैं। परिणाम स्वरूप न केवल युद्ध लंबे समय तक चल रहे हैं, बल्कि उनका प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर और अधिक गहरा होता जा रहा है। पश्चिमी एशिया में ईरान, इजराइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियां केवल प्रतीक मात्र बनकर रह गई हैं, और संयुक्त राष्ट्र के मंच से शांति और संवाद की बात तो कही जाती है। दूसरी ओर ज़मीनी स्तर पर मिसाइल हमले, सैन्य कार्रवाई और नागरिक हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह अंतर केवल कूटनीतिक कमजोरी का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की वास्तविकता का भी प्रतीक है। जहां शक्तिशाली देश अपने रणनीतिक हितों के लिए कार्य करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अपील को नज़रअंदाज कर देते हैं। स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की कूटनीतिक प्रक्रिया वर्तमान समय में तेज और जटिल युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। यह एक और युद्ध तेजी से बदलते हैं जहां एक और युद्ध तेजी से बदले हैं, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी और औपचारिक होती है, जिससे उसकी विश्वसनीयता व प्रासंगिकता पर लगभग खत्म हो चुकी है। और देखिए, यही विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को ख़त्म होने के समय में ही ईरान ने फ़ायदा उठाया कि हॉर्मुज जो जल डब्ल्यूमध्य है, वहाँ से ईरान कहता है कि ये बंद थोड़ी है, ये तो खुला हुआ है, आप इसमें से जहाज़ें ले जा सकते हैं। लेकिन कोई भी देश इस बात को राज़ी नहीं है कि मैं अपनी जहाज़ ले जाऊं, क्योंकि कोई भी विस्फोट कर दे रहा है। अब आप ये सोचिए, जिस ईरान के शीर्षस्थ नेता ही उसे मार दे रहे हैं, उन्हीं को ही वो मार दे रहे हैं, तो उस पर कौन बैठेगा, कौन ये गारंटी देगा? तो जब उस पर कोई गारंटी नहीं देगा, तो हर पब्लिक ये चाहती है कि मेरा देश आज़ाद रहे। तो ऐसी स्थिति में ये पब्लिक टू पब्लिक ही इस प्रकार की हो गई है कि वो ड्रोन हमले कर दे रही है, तो वो कोई गारंटी कोई दे ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जहाज़ हॉर्मुज जलडमरूबंद से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, और यही सबसे बड़ी समस्या बन रही है इस एट प्रेजेंट। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या कदम होना चाहिए, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो अपनी ओर से, ईरान तो कह रहा है कि ये तो खुला हुआ है, और पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि वो तो बंद है। तो ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थिति बन रही है, और वास्तविकता यही है कि वो दिखने के लिए खुला हुआ है, पर अंदर से वहाँ पर पानी वाला जो है, बहुत सारे डायनामाइट और तरह तरह के बम वहाँ पर फिट करे हुए हैं कि कोई भी जहाज़ जाएगा तो अपने आप ही फूट करके ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ईरान ने दोनों ही कूटनीति से करके दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रिया का सही जवाब दे दिया कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक में जो प्रतिबंध ईरान पर लगाने की बात कही गई है, तो ईरान ने यही कहा है कि वो तो खुला हुआ है, वो बंद ही कब था।
तो इस तरह से वो बन गया, और चूँकि वो हमला कर रहा है तो उसका जो डर उसने पैदा कर दिया है तो वो सारे जहाज़ों वालों के ऊपर या नाविकों के ऊपर कर दिया है। तो इस तरह से उसने कूटनीतिक इस प्रकार से चाल चली है जिससे कि किसी भी देश से उसका संबंध ना बिगड़े और ये सब काम हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, शीर्षस्थ नेता ही के ख़त्म होने के बाद कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा कि हम आगे क्या होगा। तो ये एक विश्व की समस्या बन गई है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी को और इजराइल को ये समझ लेना चाहिए कि जब शीर्षस्थ नेता ही नहीं रहेंगे तो हम वो बात किससे करेंगे। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पता चल रही है कि आज शीर्षस्थ नेता किस तरह से काम आते हैं। हालांकि युद्ध तो जनता भी लड़ सकती है, जैसा कि ईरान ने करके दिखाया है, लेकिन शीर्षस्थ नेता की एक अपनी ही एक अलग ही इमेज होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर देश के बीच सहयोग और संवाद और शांति और भविष्य के युद्धों से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की हुई थी। प्रारंभिक दशकों में इस संस्था के कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, परंतु बदलती वैश्विक परिस्थितियों में उसकी संरचना और कार्यप्रणाली अब समय के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। उस समय शक्ति संतुलन कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में केंद्रित था, जबकि आज वैश्विक शक्ति बहुध्रुवी हो चुकी है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का प्रभाव बढ़ा है। भारत, चीन, ब्राज़ील और अन्य उभरती अर्थव्यवस्था वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे समय में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र को वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप पुनर्गठित और सशक्त बनाया जाए, ताकि पुनः अपनी प्रभावशीलता प्राप्त कर विश्व को एक अधिक सुरक्षित, संतुलित और सही दिशा प्रदान कर सके। जी हाँ, इस समय संयुक्त राष्ट्र को शक्तिशाली होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि अमेरिका ने अपने स्पष्ट भाषण में कह दिया है कि अब दोबारा से इसी प्रकार से अटैक करना ही पड़ेगा, और इसी तरह से यूरोप को भी एक टीम तैयार कर रहा है कि अमेरिका कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से वो विश्व युद्ध की चांस पूरे होने शुरू हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र का जो है एक मुख्य योगदान इसमें होना ज़रूरी है। इसमें भारत जैसे जिम्मेदार और लोकतांत्रिक राष्ट्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, 150 करोड़ की हमारे भारत की आबादी है, तो उसमें हमारी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो भी इस स्थिति में जब हम हर चीज़ में या तो नंबर 1 या 2 ऐसी सिचुएशन में है, वो भी ख़ास चीज़ हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि बहुत ही छोटा देश है। इसके बावजूद भी छोटे देश में भी काफ़ी बड़ी आबादी हमारे देश की है। भारत को न केवल इस सुधार प्रक्रिया में सक्रिय पहल करनी चाहिए, बल्कि एक संतुलित, समावेशी और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए नेतृत्व भी प्रदान करना होगा। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती उसकी निष्क्रियता नहीं, बल्कि संरचनात्मक बाधाएं हैं। जहां वीटो पावर की राजनीति वैश्विक शक्ति के प्रयासों को बार बार अवरुद्ध कर देती है। सबसे पहले सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील जैसे देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और यह संस्था वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबंधित कर सके। वीटो पावर की व्यवस्था में भी सुधार आवश्यक है, ताकि कोई एक देश वैश्विक शांति के प्रयासों को बाधित न कर सके। निर्णय प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इससे संकट के समय में प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई संभवतः हो सके। यह संस्था मानवीय सहायता, शांति स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और यूनिसेफ जैसे एजेंसियां विश्व के लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित करने में योगदान दे रही हैं। बदलती वैश्विक परिस्थितियों की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र की अधिक प्रभावी
और सक्षम बनाया जाएगा। विशेष रूप से निर्णय प्रक्रिया को तेज करना, भू राजनीति के प्रभाव को संतुलित करना और वैश्विक आर्थिक हितों के ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लेना समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र केवल एक संस्था नहीं बल्कि मानवता की उस आशा का प्रतीक है जो युद्ध और संघर्ष से परे एक शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना करती है। इस आशा को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि इसे मजबूत किया जाए, न कि समाप्त। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी? कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।